देखिए फिर से लेके आए हम क्लास 9th का साइंस का एक चैप्टर है जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो चलिए, इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे है और ये उसकी दूसरी वीडियो होने वाली है। तो चलिए, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो चलिए ज़रूर देख लीजिए। चलिए, इस चैप्टर से संबंधित जो भी बातें होंगी आज हम उन बातों को पहले विस्तार से पहले टेबल टॉपिक्स पढ़ लेते हैं कि आखिरकार इस टॉपिक में इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से वो मेन टॉपिक्स होने वाले हैं जो आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, यानी कि रासायनिक संयोजन का नियम पढ़ने वाले हम इसके अंदर बेटा। इसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक यानी कि परमाणु सिद्धांत की बात करेंगे। फिर मॉडर्न डे सिंबल्स एंड एलिमेंट, यानी कि तत्वों के आधुनिक प्रतीक की बात करेंगे। फिर एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे। फॉर मोलकुलर यानी कि अणु की बात करेंगे। फिर केमिकल फॉर्मूले, जो इनके रासायनिक सूत्र होने वाले बेटा, उनकी तैयारी करेंगे। फिर मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान क्या ना होला, और मोलर कॉन्सेप्ट क्या है यानी कि मोलर अवधारणा क्या होने वाली है। तो ये सारे ओवरऑल इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में, दोनों ही लैंग्वेज के साथ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। पहला जो पॉइंट है आपका वो है एटम्स यानी कि परमाणु क्या है। एटम्स यानी परमाणु क्या है, तो चलिए बात करते हैं एटम क्या है। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। वो कहते हैं कि जो परमाणु सभी पदार्थों का निर्माण खंड है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। वो कहते हैं कि आधुनिक, अगर आज के हिसाब से परमाणु के सिद्धांत की बात करें तो परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी कि जो क्या करता है, पार्ट करता है, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान उसमें भाग लेता है। लास्ट टॉपिक, इवन थो वेरी पावरफुल और माइक्रोस्कोप, अर्थात ये परमाणु बहुत छोटे होते हैं। इसके हिसाब से क्या, वो कहते हैं कि इसके हिसाब से परमाणु बहुत छोटे होते हैं, इन्हें बहुत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता है। यानी कि इतने छोटे होते हैं बेटा कि इन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से भी हम देख नहीं सकते। अगर यहाँ तक आपको एटम के बारे में पता चल गया, एटम की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो समझ में आ गई हों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखते चले। चलिए अब बात करने वाले हैं बेटा, आगे जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि संयोजन का नियम पूछा गया है बेटा। किसका, संयोजन का। चलिए एक मिनट, ठीक है। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन की बात करें, संयोजन का नियम पूछे रासायनिक, तो सबसे पहली बात इसके अंदर दो लॉ आएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। और सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम। तो दो नियम है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो बेटा 3rd स्टार है, इससे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का कोई और टॉपिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसे थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है। चलिए क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन the total mass of reactant will be equal to the total mass of product। अर्थात वो क्या कह रहा है बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब केमिकल रिएक्शन हो रही हो उस दौरान अभिकारकों का द्रव्यमान, यानी कि जो रिएक्टेंट होते हैं उन रिएक्टेंट का जो इक्वल मास होता है वो इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट के मास के। अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कुल उत्पादन के बराबर होगा। अर्थात कहना क्या चाहता है, तो सिंपल सी बात है कि मास कैन नेदर बी क्रिएट और नेदर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान की सृजन किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है, वो जितना होता है उतना ही रहता है। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया आपको हमने एक दे रखा है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। चलिए
यहाँ तक आपको लगभग समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। आप एक दो प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी, जो इसका दूसरा नियम था कि स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, तो द एलिमेंट इज प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज प्रेजेंट इन द सम प्रॉपर्टी ऑफ मास। वो क्या कहते हैं बेटा, जो शुद्ध रासायनिक यौगिक होते हैं, जो शुद्ध रासायनिक कंपाउंड होते हैं, वो हमेशा द्रव्यमान के हिसाब से समान अनुपात में होते हैं, एक प्रॉपर्टी के हिसाब से सेम मास, रिगार्डलेस हाउ टू कंपाउंड इज क्रिएट इट गिवन बाय द जोसेफ प्राउस। अर्थात वो कहते हैं कि वो अपने एक स्थिर अनुपात के हिसाब से होंगे, एक रेशो के हिसाब से होंगे, चाहे यौगिक किसी भी प्रकार से बने। इसे ही कहते हैं, ये लाइन जो दी है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी का लॉ किसने दिया है, स्थिर अनुपात का नियम, तो जोसेफ प्राउट द्वारा ये लॉ दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा। वो कहते हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर मतलब H2O, H2O का मतलब वाटर, तो 18 ग्राम वाटर का बराबर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब है जब 2 ग्राम बेटा आपका क्या होगा, हाइड्रोजन कितना ग्राम होगा, 2 ग्राम, यानी कि हाइड्रोजन अगर आपका 2 ग्राम है तो आपको ऑक्सीजन कितने लेना पड़ेगा, 16 ग्राम लेना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा कितना, 18 ग्राम वाटर। इसका मतलब हाइड्रोजन, पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशो होगी बेटा, वो 1:2 होगी। जैसे 2 से इसे काट दिया तो 1:8 आ जाएगी। ठीक है जी। सेकंड की बात करें कि अगर यही वाटर 36 ग्राम हो तो 4 ग्राम ऑफ का हाइड्रोजन तो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रेशो यहाँ पर भी सेम ही निकलेगी। अर्थात कहने का मतलब है उसका प्रोडक्ट कुछ भी बने लेकिन ये स्थिर अनुपात में ही काम करेगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है जी। चलिए बात करेंगे बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत क्या दिया, उन्होंने क्या बताया था परमाणु के बारे में, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन atomic theory, all matter whether in element, a compound or mixture is composed of all particle called atom। वो कहते हैं सिंपल सी भाषा में कि डाल्टन ने जो कहा, परमाणु, डाल्टन के परमाणु के हिसाब से सभी पदार्थ, चाहे वे तत्व हों यानी कि कंपाउंड हो, यौगिक मिक्सचर हो, कुछ भी हो, एलिमेंट हो, कंपाउंड्स हो, मिक्सचर हो, कंपोज हो, ये छोटे छोटे कणों से मिले होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। यानी कि उसने कहा है वो कोई भी हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, कंपोज हो, यानी कि यौगिक तत्व मिश्रण कुछ भी हो बेटा, हर एक चीज किससे मिलकर बनी है, परमाणु से मिलकर बनी होती है। ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात क्या है कि डाल्टन के जो बेटा परमाणु सिद्धांत है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, ठीक है, तो अब डाल्टन के जो एटॉमिक थ्योरी के जो सिद्धांत हैं, पोस्टुलेट हैं, वो क्या है, तो सबसे पहला द ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल। अर्थात वो कहता है कि जितने भी मैटर हैं, जितने भी मैटर यानी जितने भी पदार्थ हैं, वो सूक्ष्म वेरी टेनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉल्ड एटम, अर्थात जिन्हें परमाणु कहा जाता है। दूसरा, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल, अर्थात परमाणु अविभाज्य कण है, सॉरी इनविजुअल, विच कैन नॉट क्रिएट टू डिस्ट्रॉय एन केमिकल रिएक्शन, और इन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इन्हें नष्ट किया जाता है। ठीक है बेटा, अगर यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखते जाइएगा, ताकि हमें पता चले कि जो हम बता रहे हैं वो आपको सही से समझ आ रहा है। चलिए, एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। वो क्या कहते हैं, किसी भी दिए गए तत्व का अपना एक द्रव्यमान होगा और उसके अपने गुण होंगे। ठीक है। चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम फिर से आ जाता है। तो क्या कहते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वो कहते हैं कि जितने भी परमाणु होते हैं बेटा, जितने भी एटम्स होते हैं, सभी एटम का अपना द्रव्यमान और अपने रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन के अलग हैं, ऑक्सीजन के अलग हैं, नाइट्रोजन के अलग हैं, सबके अलग अलग हैं। ऐसे ही
एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर इज टर्म कंपाउंड्स, लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे हमने पढ़ा था कंस्टेंट प्रॉपर्टी में, क्या पढ़ा था कि जो परमाणु होते हैं वो जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक समाजित रेशियो में, अनुपात में, जैसे अभी हमने पढ़ा था H2O। अब आपको इसमें बताना है बेटा कमेंट करके कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है। ठीक है जी। किसी दिए गए यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या प्रकार में स्थित होती है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं आगे, मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों का आधुनिक प्रतीक। आज के समय पे हम जो तत्व हैं, जो सिंबल्स हैं एलिमेंट के, उन्हें किस तरीके से यूज करते हैं तो उसकी बात करने वाले हैं बेटा। ठीक है, क्या कहते हैं, डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल फॉर्मूलेमेंट्स, अर्थात वो कहते हैं डाल्टन ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया था। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के लिए प्रतीक यानी सिंबल को यूज किया था। और बर्जेलियस सजेस्टेड यूजिंग वन और टू लेटर फॉर्म टू एलिमेंट नेम इज इट्स सिंबल, अर्थात इन्होंने क्या कहा, उन्होंने तत्वों के नाम से एक या दो अक्षरों का प्रयोग करके प्रतीक के रूप में उन्हें बना लिया। जैसे कि आपने पता ऑक्सीजन का O ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन का H ले लिया, हीलियम का HE ले लिया। तो ऐसे ही उन्होंने क्या करा, जो इनके रियल नेम थे उन्हीं नाम में से एक या दो वर्ड लेके उनके सिंबल बना दिया। एलिमेंट नेमिंग यानी कि तत्वों का नामकरण कैसे हुआ, इनिशियली एलिमेंट वर नेम आफ्टर देयर डिस्कवर लोकेशन, एग्जाम्पल कॉपर फ्रॉम क्रुप्स, अर्थात वो कहते हैं कि जब तत्वों का नाम उनकी खोज स्थानों के नाम पर रखा जाता था, उदाहरण के लिए साइप्रस से तांबा आता था। साइप्रस का मतलब होता है, साइप्रस एक जगह थी जिसे इंग्लिश में सी से स्टार्ट वर्ड होता है, तो इसीलिए साइप्रस यानी कॉपर। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा और डीपली जाते हैं। तो मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एलिमेंट, तत्वों के आधुनिक प्रतीक की बात कर रहे हैं। तो IUPAC क्या है, न्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग एलिमेंट नेम सिंबल एंड यूनिट सिंबलाइज, अर्थात IUPAC एक संस्था है जो तत्वों के प्रतीक को, जिसने माना है अब तत्वों के नाम, प्रतीक, इकाइयों को अनुमोदित करने के लिए उत्तरदायी है। टाइपिकल यूज वन टू मोर लेटर फ्रॉम द एलिमेंट इंग्लिश नेम, वो कहते हैं कि जो तत्व होते हैं आज हम जो उन्हें यूज करते हैं वो उनके इंग्लिश नेम के एक या दो अल्फ़ाबेटों को यूज करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का H, एल्यूमिनियम का Al। स्पेशल केस सम सिंबल आर ड्राइव फ्रॉम लाटिन, जर्मन एंड ग्रीक नेम, अर्थात क्या कह रहे, विशेष क्या है कि कुछ प्रतीक लैटिन, जर्मन, ग्रीक नामों से लिए गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे अगर बात करें कि फेरम के लिए Fe, सोडियम के लिए Na और पोटेशियम के लिए K, ये वो ऐसे सिंबलाइज हैं बेटा जिन्हें हमारे देश से ना लेकर कि जर्मनी, लातिन, ग्रीक, इन देशों के इन लैंग्वेज से भी लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं हम कि क्या 20 एलिमेंट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कितने, 20, और बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे जैसे कि आप लोग करते होंगे। सबसे पहला हाइड्रोजन यानी H, हीलियम He, लिथियम Le, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट हैं बेटा, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि जो पोटेशियम, इसको K लिखते हैं, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो याद रख लेना कि पोटेशियम को क्या लिखते हैं, K है। पोटेशियम का सिंबल क्या है, K है। अब बात करें बेटा एटमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान की बात करने वाले हैं कि एटम का जो मास है वो क्या है। तो डाल्टन एटमिक थ्योरी के हिसाब से, यानी कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसके हिसाब से, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एटमिक मास, परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा प्रस्तुत की। क्या था, एक्सप्लेनिंग द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी, और इसी के हिसाब से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या की गई है। अर्थात अगर जहां बात हो कि एटमिक मास किसी का निकालना है आपको, इसका मतलब है
आपको इससे अनुपात का नियम कांस्टेंट प्रॉपर्टी के लॉ को याद करना है बेटा। क्लियर है? एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एन एलिमेंट, IUPAC 1961 अडॉप्ट द टर्म एटॉमिक मास यूनिट ई। वो कहते हैं कि जो एटॉमिक मास है उसे यू से यूनिट नापते हैं, और टू एक्सपेंड एटॉमिक्स एंड मॉलिक्यूल्स मास। अब सिंपल सी बात, एटॉमिक मास यूनिट यू बराबर 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन। अब कहने का मतलब क्या है? सिंपल सी बात, अगर आपको किसी का एटॉमिक नंबर याद है, ठीक है बेटा, एटॉमिक अगर आपको किसी का एटॉमिक नंबर याद है, जैसे मानो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ए होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा? हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर को इंटू कर दो 2 से, तो आपको आ जाएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है। अब आप लोग जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो एटॉमिक मास कितना होगा? तो 8 इंटू 2 कर दो बेटा, ये आ जाएगा आपका 16, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। अब आपको सोडियम का और एल्युमिनियम का निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाना है, ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एटॉमिक्स एक्सटेंस यानी परमाणुओं का अस्तित्व क्या है? तो देखिए, मोस्ट एलिमेंट एटम आर हाईली रिएक्टिव डू नॉट एक्सिस्ट फ्रीली, अर्थात वो कहते हैं अधिकांश तत्व कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो किसी के साथ बहुत, जिन्हें हम स्वतंत्र यानी कि फ्रीली नहीं छोड़ सकते हैं। ओनली नोबल गैस एटम, कुछ ऐसे गैस एटम हैं जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, कार्बन और बहुत सारे एक्सिन, रीन, केमिकल इन inert can extents of single atom all other element combined together the formula for molecules in ion। कहना क्या? उत्कृष्ट गैस कुछ ये गैस हैं जैसे हाइड्रोजन, नियोन, ऑर्गन, कार, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, एकल परमाणु के रूप में विद्यमान है, यानी कि सिंगल एटमिक हैं। ये सभी तत्वों को परमाणु मिलकर अणु आयन बनाते हैं, और ये इनमें से बेटा ये बहुत रिएक्टिव एलिमेंट हैं, ठीक है जी। चलिए अब थोड़ा कुछ रिपीट कर लेते हैं, पुराने कुछ आयनों के नाम यहाँ दे रखे हैं, जैसे कि आपने शायद पढ़े भी होंगे स्कूल में। चलिए, जैसे सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर। अब एक चीज़ ध्यान दो बेटा, यहाँ पर किसी में पॉजिटिव सिंबल दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पर देखो ये माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज भी दिख रहा होगा आपको। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल क्या है, सबसे पहली चीज़ ये समझेंगे हम, ठीक है। तो चलिए पॉजिटिव की बात करें या नेगेटिव की, तो देखिए जब भी कोई भी एलिमेंट, जब भी कोई एटम, जब भी कोई बेटा एटम कोई एलिमेंट या तो लेता है या देता है। अगर कोई आप एलिमेंट किसी से ले रहे हो, या कोई भी एटम किसी से एलिमेंट गेन करता है ना बेटा, गेन, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब कोई एलिमेंट किसी को देता है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब यहाँ से आपको पता चलेगा कि सोडियम चार्ज देने वाला है। अब हमने पिछली क्लास में वेलोसिटी पढ़ा था, यानी कि संयोजकता, बैलेंसी जैसे कहते हैं, उसमें देखो सोडियम देने की क्षमता रखता है, पोटेशियम देने की, ऑर्गन देने की, कॉपर देने की। तो ये वो एलिमेंट हैं जो देने की क्षमता रखते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम 2 एलिमेंट देने की क्षमता रख रहा है। हाइड्रोजन बेटा देने की, जैसे हमने पढ़ा था हाइड्रोजन क्या था, हाइड्रोजन का सिंबल H, और हाइड्रोजन की पहली कक्षा में सिर्फ एक एलिमेंट आता, तो हाइड्रोजन देने और लेने, इसका मतलब ये पॉजिटिव सिंबल में रहता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, चलिए मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु, ये 9th टॉपिक है इस चैप्टर का। द मॉलिक्यूलर इज ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम केमिकल बॉन्डेड टुगेदर टू अट्रैक्टिव फोर्स, अर्थात ये क्या कहते हैं, अधिक अणुओं का समूह होता है। मॉलिक्यूलर का मतलब होता है बहुत सारे एक साथ होंगे, जो रासायनिक रूप से आकर्षण बलों द्वारा एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं बेटा, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं।
यह किसी तत्व या छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से मौजूद रह सकता है उस पदार्थ के सभी गुणों को दर्शाते हैं। अर्थात ये उस एलिमेंट की वो सारी प्रॉपर्टी को दिखाते हैं जो फ्री रह रहा हो, इंडिपेंडेंटली रह रहा हो और उसके विभिन्न तत्वों के परमाणु से बन सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड, यौगिक के अणुओं की बात करें तो क्या कहते हैं, द मॉलिक्यूलर ऑफ कंपाउंड कंसिस्टेंस ऑफ 2 और मोर एटम, अर्थात ये तत्व 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होंगे, एलिमेंट कॉम्बिनेशन टुगेदर द डेफिनेट प्रॉपर्टी प्रोपरेशन बाय मास फॉर्म अ कंपाउंड दैट एंड एक्सचेंज फ्रीली, अर्थात वो क्या करा, द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में एक साथ मिलकर बनाएंगे और जो यौगिक बनेगा ना बेटा वो स्वतंत्र रूप से इनमें विद्यमान रह सकता है। ठीक है जी। अब बात करेंगे एटोमिसिटी यानी कि परमाणुकता। परमाणुकता एटोमिसिटी का रेफर टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सिंगल मॉलिक्यूलर ऑफ एलिमेंट सब्सटेंस और कंपाउंड, अर्थात वो कहता है कि जो परमाणुकता किसी तत्व पर निर्भर करती है, चाहे वह पदार्थ यौगिक एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को दर्शाएगा, उसे कहते हैं एटोमेटिक। ठीक है। अब कितने प्रकार की होती हैं, तो सबसे पहले एक परमाणुकता यानी एक परमाणु से मिलकर बने, फिर द्वि यानी 2 से बने हैं जिसे पहले में मिलते हैं मोनोटॉमिक्स, फिर डायनोमेटिक्स, फिर ट्रिनोमेटिक्स, पॉलीमोटिक्स और जनरल मेटल टू मोनोटॉमिक्स, अर्थात 3 के बाद बहु को 3 से अधिक होते हैं और सामान्यतः धातु एक परमाणु होती हैं, यानी कि जो मेटल होती हैं वो एक परमाणु होती हैं, यानी कि मोनोटॉमिक्स होती हैं। अब आ जाओ बेटा वैलेंसी यानी कि संयोजकता। तो द कम्बिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड इन वैलेंसी, अर्थात किसी तत्व की संयोजन क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। कंबाइन की जो पावर होती है कंबाइनिंग की, उसी कंबाइनिंग की पावर को ही उसकी वैलेंसी कहते हैं। इट शो हाउ मैनी एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट वन एटम ऑफ एलिमेंट कैन कंबाइन विथ, अर्थात ये दर्शाते हैं कि किसी तत्व का एक परमाणु अन्य तत्वों के कितने परमाणुओं के साथ रिएक्शन कर सकता है, संयोजन कर सकता है, जुड़ सकता है, अपनी क्रिया कर सकता है। गेन लॉस शेयर टू अचीव नोबल गैस का, अर्थात ये बताता है कि संयोजकता उत्कृष्ट गैस विन्यास है जिसमें वो खोए या फिर प्राप्त किए के बराबर। एग्जाम्पल सोडियम Na, सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की 2, जैसे हम बात क्लोरीन की 1। ठीक है जी। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट की बात करें, आ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो ये पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स इन आयन यानी कि एक एटम पर 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन होते हैं ऑफ द सब्सटेंस कॉल मोल। तो एक सब्सटेंस पे इतने एटम्स पाए जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मोल। अ मोल ऑफ मॉलिक्यूलर, इतने मॉलिक्यूलर एग्जाम्पल 1 मोल ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के मोल की बात करें तो 6.022 10 की पावर 23। एक मिनट थोड़ा साइड में आ जाते हैं यहाँ पर। तो क्या करें, ऑक्सीजन की बात करें तो सबसे पहली बात 6.022 10 की पावर 23, ये ऑक्सीजन एटम है। ठीक है। अब बात करो एक मोल का नंबर, तो ये ऑक्सीजन के एक मोल में इतने होते हैं। ठीक है। A mole atom element has mass equal to green atomic mass of element, अर्थात वो क्या कह रहा, उसने कहा है कि किसी तत्व के परमाणुओं में एक मोल द्रव्यमान उस तत्व के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। यानी कि ऑक्सीजन का आपको पता चल गया एक परमाणु में कितने मोल होते हैं, अणु का मोल कितना होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पता चल गई, सब लगभग सेम होते हैं। क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है बेटा खत्म, चैप्टर का हो जाता है फिनिश, हो गया आपका चैप्टर का हो जाता है एंड। ठीक है, एंड हो जाता है। अब आपका चैप्टर खत्म हो गया।
अब आपका जो होमवर्क है, इस चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी होगी, उसमें डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक दे रखी होगी आपको, ठीक है। पीडीएफ लिंक दे रखी होगी जो कि आपकी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। मिशन पॉजिटिव यूपीएससी डालोगे तब भी मिल जाएगी देखना। तो आप वहाँ से इसके नोट्स निकालें और इसको क्लियर करें, और इसके बाद वीकली जो टेस्ट आएंगे वो हम दिखाएंगे आपको, ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। तो आप उससे देख के अपनी तैयारी को चेक करें कि आपने इस चैप्टर को कितना अच्छे से करा। और धन्यवाद आप सभी का जो अभी तक आप इस चैनल पर बने रहे हो, धन्यवाद।